आइसोटोन्स के बाद हम बात करेंगे अबाउट, देखो, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। डिस्प्ले आ रहा है ना? यस सर। यस सर। तो टॉपिक है डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। अब जो न्यूक्लियस है, तो देखो कि बेस्ड ऑन several experiments, it has been determined that the nuclei of all elements, the nucleus कर लेते हैं इसको, the nucleus of all elements is composed of a highly dense material. Based on several experiments, it has been determined that the nucleus of all elements is composed of a highly dense material. Highly dense, this is the keyword here, highly dense material called nuclear matter. तो यहाँ पे बात ये हो रही है कि जो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, ऑल एलिमेंट्स, उनका जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या है? उसके अंदर एक हाईली डेंस मटेरियल है जिसे हम बोल रहे हैं न्यूक्लियर मैटर। हाईली डेंस यानी कि डेंसिटी काफी हाई है इसकी। अब हम जानते हैं कि डेंसिटी जो होता है, डेंसिटी, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी? डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। करेक्ट। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी डेंसिटी की? डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस होगा मास ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है। और ये देखा गया है, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि ये एक कांस्टेंट है। इट इज अ कांस्टेंट फॉर ऑल एलिमेंट्स, यानी कि अलग अलग एलिमेंट्स की न्यूक्लियस की डेंसिटी अलग अलग नहीं होती। द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस फॉर ऑल एलिमेंट्स इज हाउ मच? इट इज कांस्टेंट नंबर। बिल्कुल, सबके लिए कांस्टेंट है, सबके लिए ऑलमोस्ट इक्वल वैल्यू है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस फॉर ऑल एलिमेंट्स इज व्हाट? इट इज कांस्टेंट। बिल्कुल, सबकी सेम है, सबकी डेंसिटी सेम है। यानी कि अगर आपसे कोई पूछता है क्वेश्चन कि फाइंड द रेशियो ऑफ, और कई बार आता है ये सवाल, बोर्ड में आ चुका है, फाइंड द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ, टॉपिक का नाम क्या है? डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। फाइंड द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ आयरन एंड बिस्मथ। आयरन पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे आता है? आयरन पता है? आयरन जो है पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे आता है? ये तो पता होना चाहिए आप लोगों को। आयरन आता है हमारा डी ब्लॉक में। आयरन इज पार्ट ऑफ डी ब्लॉक। इट इज अ 3D सीरीज का एलिमेंट। आप लोगों की केमिस्ट्री में ये 3D सीरीज ही पढ़नी है आपको डी ब्लॉक में। पता ना चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स? यस। फाइंड द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ आयरन एंड बिस्मथ। अब क्योंकि हमने यहाँ पे बात करी है कि डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस जो होता है वो सारे एलिमेंट्स के लिए सेम होता है, यानी कि सारे के सारे एलिमेंट्स, चाहे आयरन हो चाहे बिस्मथ हो, उन सबके न्यूक्लियस का डेंसिटी कांस्टेंट नंबर है। अभी वो नंबर निकालेंगे हम, वो निकाल के लिखेंगे कितना आएगा। और वो ज़्यादा है कम है? काफ़ी ज़्यादा नंबर है वो। इट इज़ हाईली डेंस, है ना? हम इमेजिन भी करवा रहे हैं ना कि जो न्यूक्लियस होता है उसका वॉल्यूम बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है? बहुत कम है। बहुत कम वॉल्यूम है ना, न्यूक्लियस का वॉल्यूम बहुत कम है। अगर वॉल्यूम का टर्म बहुत छोटा होगा तो डेंसिटी का टर्म बहुत बड़ा होना लॉजिकल लग रहा है, क्योंकि दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसी वजह से ध्यान रखना है आपको कि जो न्यूक्लियस का डेंसिटी रहता है वो काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है, वो कितना बड़ा होता है हम लिखेंगे। एनीवे, सो फाइंड द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ आयरन एंड बिस्मथ। तो व्हाट इज आंसर?
1:1. 1:1। आप बोलोगे कि क्योंकि डेंसिटी कांस्टेंट होता है तो इस वजह से देयर इज नो, दिस इज अ सिटर बेसिकली, कुछ करना नहीं है इसके अंदर, आपको कोई फॉर्मूला का यूज नहीं करना है इसके अंदर। चले आगे। Yes, Yes, sir. ठीक है, मान लो आता है क्वेश्चन की फाइंड द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एंटीमनी एंड यूरेनियम। नाम सुना दोनों के, एंटीमनी और यूरेनियम के नाम सुने? So what is the answer of this question? 1:1. 1:1, because we know that density of nucleus is constant for all elements. All elements. ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। ऑल राइट, अब क्योंकि हमने बोला है कि डेंसिटी का सिंबल क्या होता है, रो, है ना? Yes, sir. तो रो इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। अब क्योंकि हम ये बोल रहे हैं कि ये एक कांस्टेंट है, तो दिस इज कांस्टेंट, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाइड विद मास ऑफ न्यूक्लियस, है ना? Yes, sir. ठीक है, तो क्या हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस थिंग, द मास ऑफ न्यूक्लियस, राइट? yes, sir. यहाँ तक हम कैसे पहुंच पाए? क्योंकि हमें पता है डेंसिटी कांस्टेंट है, इसी वजह से हम यहाँ तक पहुंच पा रहे हैं। ओके, अब ये जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं? Proton और neutron. प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, दो ही तरह के पार्टिकल्स होते हैं। तो क्या हम यहाँ बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू, भाई जितने ज्यादा पार्टिकल्स होंगे न्यूक्लियस के अंदर, है ना, जितने ज्यादा पार्टिकल्स होंगे, जितने ज्यादा पॉपुलेशन होगी न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल्स की, उतना ज्यादा न्यूक्लियस का मास होगा, राइट? Yes, Yes, sir. sir. तो हमने एक चीज पढ़ी थी मास नंबर नाम की, है ना, मास नंबर। Yes, sir. तो हम बोल सकते हैं कि मास नंबर जो है रिप्रेजेंट करेगा मास ऑफ न्यूक्लियस को, क्योंकि देखो केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हो एटॉमिक मास, बट फिजिक्स में हम नॉर्मली एटॉमिक मास की बात नहीं करते, इस चैप्टर में करेंगे। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो न्यूक्लियस का मास होगा, वो न्यूक्लियस का मास डिपेंड करेगा ना मास नंबर पे, या फिर कह सकते हैं कि मास नंबर डिपेंड करेगा न्यूक्लियस के मास पे, क्योंकि मास नंबर इज बेसिकली कि कितने पार्टिकल्स हैं उसके अंदर, जितने पार्टिकल्स होंगे अकॉर्डिंगली न्यूक्लियस का मास कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पर हम यहाँ तक पहुंच गए हैं कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू क्या? Mass number. मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस। नाउ अगर हमसे कोई बोलता है कि न्यूक्लियस का शेप क्या होता है, व्हाट इज द शेप ऑफ न्यूक्लियस, तो क्या बोलोगे? Circular. स्फेरिकल। हाँ. स्फेरिकल। Very good. तो न्यूक्लियस इज कंसिडर्ड एज अ स्फेयर। न्यूक्लियस इज कंसिडर्ड एज अ स्फेयर, ठीक है। क्या हम जानते हैं कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर? 4/3 pi r cube. हाँ एग्जैक्टली 4.3 पाई आर क्यूब, वेरी नाइस। So this is the formula for volume of a sphere as we know it, proportional to, what is the symbol for mass number? A. Capital, ठीक है। तो यहाँ से हम यहाँ पे पहुंच गए, ओके। अब इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो 4 पाई/3 है तो कांस्टेंट है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि दिस इंप्लाइज कि r⁻³ इज प्रोपोर्शनल टू a, है ना? Yes, sir. ठीक है। अब यहाँ पर ये r क्या चीज है? ये r है Radius. रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, Yes. रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो हमारे पास आ गया r³ इज प्रोपोर्शनल टू a, व्हाट इज a? इज द मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस। तो यहाँ पे आ जाएगा कि r इज प्रोपोर्शनल टू a की पावर 1/3, ये क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड्स, टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड्स, हमको मिल रहा है कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब रूट ऑफ मास नंबर। अब हमको चाहिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो यहाँ पे आता है उसको हम बोलते हैं R0। सो दिस इज द फॉर्मूला
that we must keep in mind. This formula is for the radius of nucleus. The radius of nucleus, considering the nucleus to be almost a spherical shaped thing. And what is capital A? Capital A is mass number. Mass number of nucleus. And what exactly is mass number? Mass number is Z plus N, यानी कि number of protons plus number of neutrons. ठीक है? Yes. यहाँ पे जो R0 आया है, इसकी वैल्यू दे रखी है एनसीईआरटी के अंदर 1.2 इंटू 10 to the power -15. बहुत छोटा होगा क्योंकि न्यूक्लियस की बात हो रही है, मीटर्स. So the value of R0 is 1.2 10 to the power -15 meters. अब ये जो पार्ट है 10 की पावर -15 मीटर्स, इसको हम बोलते हैं FM, फेम टू मीटर, है ना, फेम टू मीटर. जैसे कि आप जानते हो ना कि व्हाट इज माइक्रोमीटर इज 10 to the power -6 meters, right? Yes, sir. What is millimeter? 10 की पावर -3 meters. What is nanometer? 10 की पावर -9, यानी कि 3 की टेबल चल रही है, राइट? Yes, sir. एंड व्हाट इज पिकोमीटर? 10 की पावर -12 meters, ठीक है ना? वैसे ही आता है फेमटोमीटर, 10 की पावर -15 meters. तो इसे FM को क्या बोलते हैं? फेमटो, FEMTO मीटर, फेमटोमीटर. या फिर इसे बोलते हैं ऑल्सो कॉल्ड फर्मी, FERMI, फर्मी बोलते हैं इसको, लेकिन ज़्यादा बेटर है फेमटोमीटर. एनसीईआरटी में फेमटोमीटर लिखा हुआ है. ऑलराइट, सो दिस इज द फॉर्मूला दैट वी मस्ट कीप इन माइंड. वेरी इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी बार पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर. ये एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे बेस्ड. देखो, द मास नंबर्स of 2 nuclei are in the ratio 125 is to 343. The mass numbers of 2 nuclei are in the ratio 125 is to 343. Find the ratio of their radii. ये सवाल किस चैप्टर का है? इसी चैप्टर का है, ऑफ कोर्स, न्यूक्लियर का. ये है ना, कभी कभी क्या होता है कि हम समझते हैं कि यार ये रेडियाई तो हमने वहां पढ़ा था, एटम्स के अंदर पढ़ा था, तो वहां पे नहीं जाना, बिल्कुल भी कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना इसके अंदर. बिल्कुल सिंपल सी बात है कि यहाँ दे रखा है मास नंबर ऑफ 2 न्यूक्लियाई, यानी कि एटम की बात नहीं हो रही, न्यूक्लियर की बात हो रही है. तो हमारे पास जो पहली न्यूक्लियाई है उसका मास नंबर मान लेते हैं A1 है, दूसरे का मास नंबर A2 है. तो क्या गिवन है हमको? A1/A2 125 is to 343. निकालना क्या है? निकालना है उन दोनों न्यूक्लियस के रेडियस का रेशियो. तो R1/R2 निकालना है आपको. सो विच फॉर्मूला डू वी यूज? R is equal to R0 A की पावर 1/3. तो क्या हम बोल सकते हैं कि R1 is equal to R0 A1 की पावर 1/3 एंड R2 is equal to क्या? R0 A2 की पावर 1/3. हाँ, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2. लेट अस डिवाइड 1/2. तो क्या आएगा? R1/R2 is equal to A1/A2 की पावर 1/3, क्योंकि R0 विल गेट कैंसल्ड ऑफ एंड दोनों का क्यूब रूट चल रहा है, तो उसको हम डिवाइड करके फिर क्यूब रूट मार देंगे यहाँ पर. तो होपफुली ये जो नंबर्स हैं ये परफेक्ट क्यूब होने चाहिए. आर दे? 5 or 5. एग्जैक्टली. सो 125 का जो क्यूब रूट है दैट इज 5 एंड 343 का क्यूब रूट है 7. सो आंसर इज 5:7. सिंपल सवाल है. आपको क्या चीज का रेशो गिवन था? है? मेरी आवाज आ रही है? यस सर. ओके. हमको यहाँ पे रेशो गिवन था मास नंबर्स का, एंड हमको यहाँ पे निकालना था रेशो रेडियाई का. एक और कर लेते हैं.
two nuclei have mass numbers in the ratio 1:8. Find the ratio of their radii. तो यहाँ पे हमको गिवन है A1/A2 कितना 1/8. निकालना क्या है हमको R1/R2. सो R1/R2 का क्या आएगा A1/A2 की पावर 1/3. So R1/R2 is 1/8 का क्यूब रूट which is 1/2. यार आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। ठीक है, Yes, sir. ओके. तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया सब लोगों का 1:2. यस सर। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया अबाउट डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस एंड अबाउट द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस. तो यहाँ पे भी आप इनफैक्ट डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस के बाद यहाँ पे आप हेडिंग लगा लो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस एंड कर लो एंड रेडियस ऑफ न्यूक्लियस. तो इस टॉपिक के अंदर हमने दो चीज़ें डिस्कस करी हैं, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस एंड रेडियस ऑफ न्यूक्लियस. डेंसिटी कितनी होती है कांस्टेंट और रेडियस R0 R equal to R0 R0 A by A की पावर 3 1/3. 1/3. अब जो डेंसिटी होती है उसका फॉर्म होता है मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस. अभी जो मास ऑफ न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. Protons और न्यूक्लियस. हम जानते हैं कि द मास ऑफ वन प्रोटॉन इज 1.672 10 की पावर -7 27 kg. हाँ, मास ऑफ वन न्यूट्रॉन इज ऑलमोस्ट सेम, राइट? 1.674 into 10 to the power -27 kg. और हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि देयर इज समथिंग कॉल्ड 1U, है ना? 1U. यस सर. कितना आया था ये? 1.626 आया था? कितना आया था लिखा था? 1.66 into 10 to the power -27 kg. 1.66 into 10 to the power -27 kg. क्या हम ये देख पा रहे हैं कि ये जो 1U है ये Mn और Mp के ऑलमोस्ट सेम ही तो है तीनों के तीनों ये. यस सर. तो इस वजह से हम क्या कर रहे हैं ना, इस कैलकुलेशन के अंदर हम बोलेंगे कि अगर हमारे पास एक न्यूक्लियस है जिसके अंदर कैपिटल A लोग हैं और हर एक का मास, क्योंकि यहाँ पर हम ये मान के चल रहे हैं कि जो Mp है वो Mn और U ये तीनों ऑलमोस्ट इक्वली है वैल्यूज में, तो सबका मास आपने U मान लिया. आपने मान लिया कि सारे के सारे पार्टिकल्स U वैल्यू के हैं. कितने पार्टिकल्स हैं? A पार्टिकल्स हैं, तो मास कितना रहेगा? AU. यस सर. भाई अगर एक पार्टिकल का मास हमने U मान लिया और कैपिटल A पार्टिकल्स है हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर, सो द टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस इज गोइंग टू बी AU. नाउ व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस? 4/3 pi r cube. सो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या है? ऊपर क्या है? न्यूमरेटर में क्या है? AU अपॉन यहाँ पे 3 ऊपर चला जाएगा, या रहेगा 4 pi. ये R क्या है? व्हाट इज दिस R? दिस R इज द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस. रेडियस. What is the formula of radius? Radius formula होता है R is equal to R0 A की पावर 3 1/3. इसको यहाँ पुट कर देंगे तो इसका क्यूब हो जाएगा, तो आएगा R0 का क्यूब और A, है ना? R का क्यूब करोगे अगर तो क्या मिलेगा यहाँ पे? R0 क्यूब इंटू A. यस सर. बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यस सर.
ठीक है, कुछ कट रहा है? कट तो रहा है। ए, बिल्कुल, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो यानी कि यहाँ से आपको दोबारा एक बात पता चल रही है कि नोट, ये बात हम ऊपर कर चुके हैं, लेकिन आई एम जस्ट ट्राइंग टू रीआइटरेट दिस। डेंसिटी किसकी है? डेंसिटी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। क्या वो मास नंबर पे डिपेंड करती है? नो सर। हाँ, एग्जैक्टली। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्या? मास मास नंबर। नंबर। हाँ, तो अगर ये स्टेटमेंट आ गई तो आप क्या बोलोगे, ट्रू या फॉल्स? नहीं, ट्रू। ये स्टेटमेंट ट्रू है ना? यस सर। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास नंबर, फाइन। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा 3u/4πr0 सो डेंसिटी इज इक्वल टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u? 1.66 10⁻⁻27 kilograms, एंड दिस इज 4 इंटू पाई कितना होता है? 3.14। r0 कितना होता है? 1.2 10⁻⁻15। यस सर। इसका क्यूब कर देंगे यहाँ पर। तो क्या हम देख पा रहे हैं कि डेंसिटी एक कांस्टेंट नंबर आएगा, राइट? यस यस सर। सर। ठीक है, किसकी डेंसिटी? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा सॉल्व करने पर वो आता है, वो आपको याद करना है, 2.3 10 की पावर। बड़ा नंबर आएगा, छोटा नंबर आएगा? बड़ा नंबर है। बड़ा नंबर आएगा। हाईली डेंस मटेरियल, जैसे भी नेगेटिव पावर देख लें, यहाँ पे -45 ऊपर चला जाएगा, 45 बन जाएगा। यस सर। व्हाट इज द यूनिट ऑफ डेंसिटी? केजी पर मीटर क्यूब। केजी पर। यस सर। ठीक है, सो दिस इज द डेंसिटी ऑफ ऑल न्यूक्लियाई। सारे एलिमेंट्स की जो न्यूक्लियस है उसकी डेंसिटी कितनी है? 2.3 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। या आप इसको एज अ फैक्ट याद कर लो, जस्ट लर्न दिस एज अ फैक्ट, एज अ इंडिकेटिव वैल्यू। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करते हैं अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, टॉपिक है स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। हाँ जी, तो अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियस की, सो दिस इज अ न्यूक्लियस, कंसीडर दैट दिस इज अ न्यूक्लियस। हम एटम की बात नहीं कर रहे हैं अब बिल्कुल भी, ये न्यूक्लियस की बाउंड्री है। दिस इज द बाउंड्री ऑफ न्यूक्लियस, यू कैन से। अब न्यूक्लियस के अंदर, एज वी हैव डिस्कस बिफोर, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं दो तरह के पार्टिकल्स, यहाँ पे प्रोटॉन्स है ना, और न्यूट्रॉन्स। तो हमने क्या किया, दो प्रोटॉन्स दिखा दो और दो न्यूट्रॉन्स दिखा देते हैं इस तरीके से। तो हमने एक सैंपल लिया है जहां पर न्यूक्लियस के अंदर कंसीडर अ न्यूक्लियस हैविंग 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। ऐसे ही समझने के लिए, कुछ समझने के लिए लिया है। कंसीडर अ न्यूक्लियस हैविंग 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। अब क्या हम जानते हैं कि प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन या रिपल्शन? रिपल्शन। रिपल्शन। बिल्कुल। देखो कि PP will attract या repel? Will repel। रिपेल। ठीक है, what about न्यूट्रॉन प्रोटॉन, क्या होगा? न्यूट्रॉन प्रोटॉन अट्रैक्ट। एग्जैक्टली, याद आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला क्लास। यस यस सर। सर। व्हाट अबाउट न्यूट्रॉन? रिपेल। अरे न्यूट्रॉन के पास चार्ज नहीं होता भाई, हाँ, वो कुछ नहीं करेगा। अच्छा अच्छा। कुछ नहीं होगा। हाँ, कुछ ये भी नहीं अट्रैक्ट करता। करता है, ये भी अट्रैक्ट करता है। ये क्या कहानी हो गई यार, ये तो डाइजेस्ट नहीं हो रहा अपन को, है ना? यस सर। अट्रैक्ट। हाँ हाँ हाँ, पहले लिख लो, सारी बातें लिख लो पहले। यानी कि प्रोटॉन विल रेपेल, न्यूट्रॉन विल अट्रैक्ट, न्यूट्रॉन विल अट्रैक्ट। ये दो बातें हमारे लिए नई सी लग रही हैं। अगर मान लो कि आपने पुरानी जो बात है वो सब नहीं पता कुछ भी, तो दो बातें हमको नई लग रही हैं कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में, यानी कि एक अनचार्ज्ड और एक पॉजिटिवली चार्ज में अट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, और ये जो अट्रैक्शन है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं है, ये है ना, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले फंडे होते हैं वो हर जगह काम नहीं करते। हाँ, वो प्रोटॉन में काम कर रहे हैं, बट वो प्रोटॉन के अंदर जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर की नहीं है, वो कुछ और है। और न्यूट्रॉन में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है।
तो ये जो यहाँ पर जो फोर्सेस इन्वॉल्व हैं इन्हें बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस। तो एक नई चीज आ रही है पिक्चर में, न्यूक्लियर फोर्स नाम की। क्या चीज? न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स आपको समझनी है अब कि अगर हम बात करते हैं, लेट अस से इफ यू फोकस आवर अटेंशन ऑन दिस प्रोटॉन, दिस पर्टिकुलर प्रोटॉन, इस वाले प्रोटॉन को ये वाला प्रोटॉन रेपेल करेगा, तो इस वाले प्रोटॉन के ऊपर एक फोर्स लगेगी इस तरफ ऐसे, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक किसने एक्सपीरियंस करी? इस प्रोटॉन ने एक्सपीरियंस करी। किसकी वजह से एक्सपीरियंस करी? इसकी वजह से एक्सपीरियंस करी, राइट? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। और अभी हमने लिखा है कि ये वाला जो पेयर है ये क्या करेगा? अट्रैक्शन या रिपल्शन? Attract. अट्रैक्शन करेगा। तो ये जो है ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर रहा है और ये भी अट्रैक्ट करेगा। मान लेते हैं कि तो इस तरीके से कुछ हो रहा है। तो क्या हम देख पा रहे हैं कि ये जो ग्रीन वाले एरोज हैं, है ना, ये कौन सी फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? न्यूक्लियर फोर्स को। न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स को। और ये जो ब्लैक वाला एरो है ये कौन सी फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हाँ, तो आप लिख सकते हो कि ये हो जाएगी आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बीच में? Proton or proton. हाँ, बिटवीन टू प्रोटॉन्स। एंड ये जो है आपकी, ये कौन सी फोर्स है? Nuclear force. न्यूक्लियर फोर्स। तो यानी कि न्यूक्लियर फोर्स जो है वो क्या चाहती है? व्हाट डू यू थिंक? वो क्या चाहती है? वो क्या चाहती है कि प्रोटॉन Attract. बाहर चला जाए या अंदर रहे? अंदर है। अंदर रहे। अंदर रहे। यानी कि जो न्यूक्लियस होती है ना, न्यूक्लियस, उसकी स्टेबिलिटी के लिए कौन सी फोर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंट्रीब्यूशन है न्यूक्लियर फोर्स का? न्यूक्लियर फोर्स। ये बात ध्यान रखनी है कि देयर इज अ कंपटीशन, there is a competition between two forces here. One is electrostatic force, which we have been studying since last 8 months, and one is a brand new force called nuclear force. So there should be a balance between electrostatic force and nuclear force to have a stable nucleus. To have a stable nucleus, nuclear forces must nuclear forces must dominate over कौन सी फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहाँ पे एक नया टाइप का फोर्स मिल रहा है, कौन सा? न्यूक्लियर फोर्स। Nuclear force. न्यूक्लियर फोर्स। To have a stable nucleus, nuclear forces must dominate over electrostatic force between protons. अब ये बताओ कि कौन सी वाली फोर्सेस न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को बरकरार रखना चाहती हैं? Nuclear force. बस बार बार एक ही चीज बोलनी है। तो न्यूक्लियर फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्या? स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, एब्सोल्युटली। Yes. अब ये बताओ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यों पैदा हो रही है? क्योंकि अंदर प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। Proton के repulsion. क्योंकि अंदर प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, उनके बीच में रिपल्शन वाली जो फोर्स है वही तो इलेक्ट्रोस्टैटिक है। तो हमको ये बात समझनी पड़ेगी कि अ स्टेबल न्यूक्लियस इज वन in which there are large number of neutrons or protons. Neutrons. यानी कि अंदर जो है न्यूट्रॉन ज्यादा होने चाहिए और प्रोटॉन्स कम होने चाहिए, तभी हमारी न्यूक्लियस स्टेबल कहलाएगी। स्टेबल न्यूक्लियस इज वन इन विच देयर आर लार्ज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड कंपैरेटिवली लेस नंबर ऑफ क्या? Protons. कंपैरेटिवली लेस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। लिख लिया इतना? चले आगे। Yes, sir. Yes. यस सर। ठीक है, तो आप हेडिंग लगाओ न्यूक्लियर फोर्स।
न्यूक्लियर फोर्स कैसी होती है, रिपल्सिव या अट्रैक्टिव? Attractive. अट्रैक्टिव होती है हमेशा। ये लिखेंगे कि these are strong attractive forces. These are strong attractive forces responsible for binding the nucleons together. Nucleons पता ना, nucleons, protons and neutrons are collectively called nucleons. Yes. These are strong attractive forces responsible for binding the nucleons inside a nucleus. ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा स्टेटमेंट है। These are, ये these कौन है? Nuclear force. These are strong या weak? Strong. Strong. These are strong. न्यूक्लियस आसानी से जो है डिसइंटीग्रेट करता नहीं है। न्यूक्लियस जो होता है आसानी से डिसइंटीग्रेट नहीं करता वो, यानी कि ये न्यूक्लियर फोर्सेस काफी स्ट्रांग होती है। किसी बुक में लिखा हुआ है कि वीक होती हैं, तो आपको वीक को छोड़ देना है, आपको स्ट्रांग पे फोकस करना है अभी। These are strong attractive forces होती हैं हमेशा, ये ध्यान रखना है। Responsible for binding the nucleons inside the nucleus. Nucleons मतलब protons and neutrons, आप ब्रैकेट में लिख लो इस बात को, protons and neutrons। अब लिखो properties of nuclear forces। Properties of nuclear forces। न्यूक्लियर फोर्सेस का कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, वी डोंट हैव एनी फॉर्मूला। जैसे कि हमारे पास है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R²। ग्रेविटेशनल फोर्स का भी पता होगा, F इज इक्वल टू कैपिटल G M1 M2 अपॉन R²। बिल्कुल, तो F होता है G M1 M2 अपॉन R²। F होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। ये हो गई हमारी F ग्रेविटेशनल, ये हो गई हमारी F इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो जैसे हमारे पास इनके फॉर्मूले अवेलेबल हैं, वैसे हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स का कोई भी फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है। बट हाँ, एक चीज बड़ी जो इंपॉर्टेंट है, जो देखी गई है, वो ये है कि इन दोनों फॉर्मूले में जो कॉमन बात है वो ये है कि ये जो F ग्रेविटेशनल है, ये भी F इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R² के, और ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R² के, यानी कि रेडियस के स्क्वायर के, रेडियस नहीं कहना चाहिए, डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। यहां पर ऐसा नहीं है। दे डू नॉट ओबे, दे कौन? Nuclear forces. They do not obey inverse square law. They do not obey inverse square law. Second point, they are charge independent in nature. They are charge independent in nature. इसका मतलब ये हुआ कि force between neutron is same as force between neutron and proton. In fact, प्रोटॉन के बीच में भी होती है न्यूक्लियर फोर्स, इज इक्वल टू न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन पेयर, NN पेयर। ये NN क्या है? न्यूट्रॉन पेयर। और ये NP क्या है? न्यूट्रॉन प्रोटॉन पेयर। और PP क्या है? प्रोटॉन पेयर। बिल्कुल, तो यानी कि न्यूक्लियर फोर्स। तो व्हाट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स? They do not obey inverse square law. Second property, they are charge independent in nature. कोई भेदभाव नहीं करते, कोई पार्शियलिटी नहीं है किसी के साथ। कोई सा भी पेयर ले लो, फोर्स सेम ही है। तो थर्ड पॉइंट इज दे आर नॉन कंजर्वेटिव, दे नहीं, इट इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इट इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे हमारी ये ना ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के दोनों कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं, बट न्यूक्लियर फोर्स इज अ non-conservative force. So they do not obey inverse square law. They are charge independent in nature, and it is a non-conservative force.
फिर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि इट इज अ नॉन सेंट्रल फोर्स, इट इज अ नॉन सेंट्रल फोर्स। मतलब दैट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन आशमी, बट स्टिल बात यह है कि अगर हम बात करते हैं एक मास m की, मान लेते हैं कि एक मास m1 है और ये मास m2 है, तो ये जो हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं ना, ये हमेशा सेंटर को अगर आप ज्वाइन कर दोगे, इफ यू ज्वाइन द सेंटर ऑफ दीज मासेस, तो इस लाइन के अलॉन्ग ही ये एक्ट करते हैं। एंड सेम गोज फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आल्सो। इफ दिस इज अ चार्ज एंड दिस इज आल्सो चार्ज, दिस इज q1, दिस इज q2, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो होते हैं, अगर ये तो रिपल्शन के होंगे, अगर यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है तो ऐसे एक्ट करेगा और ऐसे एक्ट करेगा, यानी कि सेंटर टू सेंटर। अब क्योंकि in the case of neutrons and protons, we don't really define any centers as such, so that's why we say that nuclear forces are non-central forces, यानी कि इनका सेंटर से कोई लिंक नहीं लेना होता, देना नहीं है। कोई लेना देना नहीं है। yes. ओके So यहाँ पर हमने देखा कि ये चार प्रॉपर्टीज अगर आप इस ऑर्डर में लिख के आओगे तो यू विल बी गुड। दे डू नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, दे आर चार्ज इंडिपेंडेंट इन नेचर, दे आर नॉन कंजर्वेटिव एंड दे आर नॉन सेंट्रल फोर्सेस। इसमें एक और पॉइंट ऐड कर लेते हैं कि यूजुअली न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव होती है, रिपल्सिव होती है? रिपल्सिव है नहीं, अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव। यूजुअली न्यूक्लियर फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर, यूजुअली न्यूक्लियर फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर। हाउएवर, if the internucleon distance becomes less than, ये जो इंटरन्यूक्लियॉन डिस्टेंस है ये है दो न्यूक्लियॉन्स के बीच का डिस्टेंस। यूजुअली न्यूक्लियर फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर, हाउएवर इफ द इंटरन्यूक्लियॉन डिस्टेंस बिकम्स लेस देन 0.8 fm, न्यूक्लियर फोर्स बिकम्स स्ट्रांगली रिपल्सिव। तो ये थोड़ा सा एक वियर्ड सा कैरेक्टर है इनका, न्यूक्लियर फोर्स बिकम्स स्ट्रांगली रिपल्सिव। So there are 5 properties of nuclear forces. So न्यूक्लियस को बांध के रखने के लिए कौन सी फोर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है? न्यूक्लियर फोर्सेस। न्यूक्लियर फोर्सेस की। हम चलते हैं आगे। अब देखो, so the next idea is, आप लिखो फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, नहीं फॉर्मेशन न्यूक्लियस नहीं, अब लिखो आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन, आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन। आप लोगों ने शायद मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा इक्विवेलेंस रिलेशन, पढ़ा है? यस सर। Which is reflexive, symmetric and transitive. अच्छा, यस सर। रिलेशंस एंड फंक्शंस करके चैप्टर है ना मैथ्स के अंदर, उसमें पढ़ा होगा। यस सर। टॉपिक का नाम क्या है? आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस। ये सबको पता होता है एक्चुअली, पता होगा ना, E = mc²। यस सर। फाइनली वी आर गोइंग टू यूज दिस इक्वेशन इन दिस चैप्टर। ये जो इक्वेशन है ये मॉडर्न फिजिक्स में, यानी कि एटम्स और न्यूक्लियर के चैप्टर में बड़ा इंपॉर्टेंस है इस इक्वेशन का, E = mc² का। अब सिंपल सी बात ये है, वैसे तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा फॉर्मूला है, रिलेटिविटी के बाद आता है निकल के ये, लेकिन लेट अस फर्स्ट राइट E = mc² एंड देन लेट अस अंडरस्टैंड कि हमारे लिए हमको करना क्या है, इसका यूज किस तरह से यूज करना है। E = mc²। सो दिस इज कॉल्ड आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आइंस्टाइन ने ये बोला था कि इफ m mass gets completely converted into energy, अगर ये इसको ऐसे लिखो, एक काम करो, ऐसे मतलब इसको E = mc² है ना, आप लिखो कि
it states that mass can be converted into energy and vice versa is also true and converse is also true. टॉपिक का नाम क्या है? Einstein's mass energy equivalence relation. बहुत बढ़िया. आइंस्टाइंस मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन क्या बोलता है कि मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड द कन्वर्स इज आल्सो ट्रू. Conversion is also true. ठीक है. ये बोलता है कि अगर इफ m mass gets completely converted into energy, अगर m mass completely if m mass gets completely converted into क्या? Into energy, the energy released, अगर मास m है जो कि एनर्जी में कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाता है, तो जो एनर्जी पैदा होगी, then the energy released is E is equal to mc². आई एम श्योर कि आप लोगों ने ये फॉर्मूला पहली बार तो नहीं देखा होगा. Yes, sir. ठीक है. दिस फॉर्मूला ऑलमोस्ट एवरीबॉडी नोस. कॉमर्स के बच्चों को पता होता है इनफैक्ट E equal to mc². So if m mass gets completely converted into energy, the energy released is E is equal to mc². ठीक है. अब हम लिखेंगे कि if 1 U mass, ये 1 U क्या है? This is atomic mass unit वाला mass. Atomic mass unit. वो था ना 1/12 of mass of carbon 12 Carbon atom. 12 atom. C12 atom. If 1 U mass gets completely transformed into क्या? Energy. तो let us calculate कि कितनी एनर्जी निकलेगी. Energy released is E is equal to mc². यहां पर मास कितना हुआ है? 1 U. तो ये होगा 1 U into दिस इज 3 into, या इसको ऐसे कर दो 1 U into c². अब ये चीज देखी गई है कि अगर 1 U मास कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म होता है एनर्जी के अंदर, द एनर्जी रिलीज्ड इज 931.5 MeV. बड़ा M छोटा E बड़ा V. MeV ये इसे बोलते हैं मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. मिलियन क्या? इलेक्ट्रॉन वोल्ट. Electron volt. यानी कि कितना मास कन्वर्ट हुआ? 1 U मास कन्वर्ट हुआ. 1 U. तो कितनी एनर्जी पैदा हुई? 931.5 931.5. मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर मेगा बोल लो या फिर मिलियन बोल लो, यानी कि 10 की पावर 6 है बेसिकली, है ना. 10 की पावर 6 का फैक्टर है इसके अंदर. तो डोंट राइट दैट फैक्टर एक्चुअली, इट्स फाइन. तो ये डाल दिया आपने फॉर्मूले के अंदर इस तरीके से. अब ये जो कैपिटल E है आपका, इसकी वैल्यू आप जान चुके हो. ये रहा 931.5 MeV. 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू क्या इंटू क्या? 1 U into C². तो 1 U इज इक्वल टू 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c². ये एक इंफॉर्मेशन आपको याद करनी है आपके एग्जाम्स के लिए. एग्जाम में आ सकता है 1 U इज इक्वल टू डैश और फिर ये लिख देगा. तो डैश में क्या भर के आएंगे? 931.5. This is very important. 1 U is equal to 931.5 MeV stroke c². चले आगे? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ओके. तो हम आगे बढ़ते हैं. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, देखो, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस. टॉपिक का नाम क्या है? फॉर्मेशन ऑफ Nucleus. फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस का बनना. अब देखेंगे न्यूक्लियस फॉर्म होगा. न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं? Protons और प्रोटॉन्स और neutrons. न्यूट्रॉन्स. यानी कि अगर Z प्रोटॉन्स
कंबाइन करेंगे A माइनस Z न्यूट्रॉन्स के साथ, अगर Z प्रोटॉन्स कंबाइन करेंगे A माइनस Z न्यूट्रॉन्स के साथ, तो आपको मिलेगा एक एलिमेंट X का न्यूक्लियस XAZ। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. हमने डिस्कस किया था ना कि इसमें Z होता है प्रोटॉन्स और A माइनस Z क्या होता है? न्यूट्रॉन्स। याद है? Neutron. Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पर हमने क्या लिखा? यहाँ पे हमने ये लिखा कि when Z protons combine with how many neutrons? A A minus minus Z. Z neutrons. तो लिखो Sir, A mass number है ना? A मास नंबर है, ऊपर वाला मास नंबर, नीचे वाला एटॉमिक नंबर। Atomic number. तो नीचे लिख लो इंग्लिश में when, क्या लिखेंगे? when Z protons क्या? Combined with A minus Z neutrons. ये ना सिर्फ एक लिखने का तरीका है। दिस इज अ वेरी सिंपलिस्टिक स्टाइल ऑफ राइटिंग कि क्या हो रहा होगा। जैसे आप केमिस्ट्री के अंदर लिखते हो ना, केमिकल रिएक्शन लिखते हो, तो वैसे ही हमने उस तरह से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी है यहाँ पर, बहुत ही सिंपलिस्टिक तरीके से। व्हेन Z प्रोटॉन्स कंबाइन विद A माइनस Z न्यूट्रॉन्स, वी गेट XAZ न्यूक्लियस। वी गेट XAZ। XAZ nucleus. हाँ, हमेशा से बोलते हैं, पहले X बोलते हैं, फिर ऊपर वाला बोलते हैं, फिर नीचे वाला बोलते हैं। XAZ न्यूक्लियस। आपकी मर्जी है, कुछ भी बोल सकते हो आप, बट लिखना ठीक से है, XAZ न्यूक्लियस। क्या हमको याद है कि हमने डिस्कस किया था कि फ्री न्यूट्रॉन्स अनस्टेबल होते हैं? Yes. Yes, sir. अगर एक फ्री न्यूट्रॉन को ऐसे छोड़ दिया जाए तो वो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो बन जाता है। Yes, है? sir. हाँ, तो Yes, ये आपके फ्री न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो और ये आपके फ्री प्रोटॉन्स हैं, और जब हमने कुछ करके इनको कंबाइन किया, हमने कुछ नहीं किया बेसिकली, ये एक रिएक्शन हुआ, ये रिएक्शन कहीं ना किसी फॉर्म में हो गया। जैसे कि आपकी केमिस्ट्री, बेसिकली केमिस्ट्री से इसका काफ़ी लिंक है। तो अगर कोई भी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो उसके एटम्स बनते हैं, एटम्स बनते हैं तो अंदर न्यूक्लियस भी बनती होगी ना। तो कहने की बात ये है कि दिस इज अ न्यूक्लियर रिएक्शन, और ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन है ये केमिकल रिएक्शन का सबसेट है एक तरीके से। जब कोई भी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो उसके अंदर एटम्स बनते हैं, और एटम्स बनते हैं तो एटम्स के अंदर न्यूक्लियस भी फॉर्म होती है। सो दिस इज अ न्यूक्लियर रिएक्शन, टिपिकल न्यूक्लियर रिएक्शन। अब होता क्या है कि बताओ, ये वाला कंटेंट अनस्टेबल है या स्टेबल है? ये वाला। सर एक स्टेबल है और दूसरा अनस्टेबल है ना? ठीक है, ठीक है। देखो सिंपल सी बात ये है कि प्रोटॉन्स भी ना अकेले अकेले रहना पसंद नहीं करते। वो भी चाहते हैं कि वो भी कॉम्पैक्टली पैक होना चाहते हैं अंदर। तो हमें बोलना है कि, और सिंपल सा फैक्ट होता है थर्मोडायनामिक्स का, थर्मोडायनामिक्स का सिंपल सा फंडामेंटल ये ध्यान रखना है हमको हमेशा, कि कोई भी रिएक्शन अगर आगे की तरफ ड्राइव हो रही है तो उसकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही होगी, ठीक है। Yes, sir. sir. Yes, sir. आपको बोलना है कि ये सारा का सारा जो मामला है ये अनस्टेबल है, और ये जो बन के निकली स्पीशीज ये एक स्टेबल प्रोडक्ट है। सो दिस इज द अनस्टेबल, this is the unstable, you can say unstable reactants, and this is stable nucleus. कोई भी रिएक्शन अगर होती है तो वो कहां से कहां दौड़ती है? अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ, Stable क्यों? हमेशा। और अनस्टेबल वालों की ना एनर्जी ज्यादा होती है हमेशा, दे हैव हायर एनर्जी। तो यहां पर एनर्जी निकलेगी, एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस। यानी कि जब न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी देनी पड़ती है, एनर्जी बाहर निकलती है? बाहर निकलती है। एनर्जी बाहर निकलती है, एनर्जी बाहर निकलती है। ध्यान रखना है कि व्हेन Z प्रोटॉन्स कंबाइन विद A माइनस Z न्यूट्रॉन्स वी गेट XAZ न्यूक्लियस which is accompanied by the release of energy, which is accompanied with the release of energy. बिल्कुल। ये जो एनर्जी निकल के आई है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसे बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। दिस एनर्जी which is released during क्या? Formation of nucleus.
this energy which is released during formation of nucleus is called binding energy of nucleus. Binding energy of nucleus. Yes. फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस के दौरान जो एनर्जी बाहर निकल जाती है उसे हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। इसको सोचने का एक और तरीका है, वो तरीका ये है कि अगर आपके पास XAZ है, ये क्या चीज लिखी है हमने, ये हमने लिखा है एक न्यूक्लियस का रिप्रेजेंटेशन जिसके अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, जिसके अंदर Z प्रोटॉन्स हैं और कितने न्यूट्रॉन्स हैं, A plus Z नहीं A माइनस Z। A minus Z है। अगर हमने इस न्यूक्लियस ये न्यूक्लियस बन चुकी थी, मान लो कि आपने इसको बाइंडिंग एनर्जी दे दी, तो आपको मिल जाएगा Z प्रोटॉन्स प्लस क्या A माइनस Z न्यूट्रॉन्स। तो बात को समझने की कोशिश करते हैं। हमने दो तरीके से इस रिएक्शन को लिखा है। यहां पर हमने लिखा था फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, जब न्यूक्लियस बनता है, जब न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है तो Z प्रोटॉन्स कंबाइन विद A माइनस Z न्यूट्रॉन्स टू फॉर्म द स्टेबल न्यूक्लियस accompanied with the release of energy or absorption of energy, release of energy, यानी कि this is endothermic or exothermic, this is an exothermic reaction. Formation of nucleus is an exothermic reaction. why? Because energy is released in this reaction. ठीक है, यानी कि इस रिएक्शन का डेल्टा जी नेगेटिव होता है। डेल्टा जी समझते हो, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। थर्मोडायनामिक्स के फंडे हैं ये, आपको ध्यान रखना है। क्या इस रिएक्शन को एंट्रोपी सपोर्ट करती है? यस, एंट्रोपी सपोर्ट करती है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर। अब मैं बोल रहा हूँ उल्टा, यानी कि अगर हमारे पास एक न्यूक्लियस है, उसको हमने क्या सप्लाई कर दिया, उसकी बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, आप ऐसे इमेजिन करो कि एक न्यूक्लियस फॉर्म्ड है, उसको आपने बाइंडिंग एनर्जी सप्लाई कर दी, तो उस न्यूक्लियस का डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा, उस न्यूक्लियस का डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में। तो आपको यहाँ पर एक और अपॉर्चुनिटी मिल रही है बाइंडिंग एनर्जी को डिफाइन करने की। तो आप लिख सकते हो डेफिनेशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। हम ऊपर लिख चुके हैं, लेकिन एग्जाम में आपको दोनों लिख के आनी है। डेफिनेशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, तो आप ये लिखोगे कि इट इज द एनर्जी जो कि हमको न्यूक्लियस को देनी चाहिए जिससे कि न्यूक्लियस ब्रेक अपार्ट हो जाए उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में। इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू बी सप्लाइड टू अ न्यूक्लियस। इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू बी supplied to a nucleus to break it apart into its constituent nucleons. What are nucleons? Protons or neutrons. Protons and neutrons. ये B डॉट E डॉट क्या चीज है? बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, तो हमने दो डेफिनेशंस क्या लिखी बाइंडिंग एनर्जी की। पहली डेफिनेशन थी द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, द एनर्जी व्हिच इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस। और आपको दोनों लिख के आनी है, फॉर्मेशन वाले भी बताना है, आपको ये भी बताना है कि बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी है जो कि अगर आपने न्यूक्लियस को दे दी, सप्लाई कर दी, तो क्या होगा, न्यूक्लियस विल डिसइंटीग्रेट इनटू न्यूक्लियॉन्स। बिल्कुल, जैसे हैरी पॉटर मूवी देखी होगी आप लोगों ने, उसमें लास्ट में क्या होता है, वोल्डेमॉर्ट के हो जाता है ना, एकदम टुकड़े, लाखों टुकड़े होते हैं, देखा है? यस सर। बिल्कुल वैसा ही आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर बाइंडिंग एनर्जी आपने दे दी किस न्यूक्लियस को, तो उसके चीथड़े उड़ जाएंगे। To break it apart into its constituent nucleons. Okay. लिख लिया, चले आगे। यस सर। ठीक है, अब देखो, अब जरा एक और बात देखते हैं। फिर से लिखो फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, फिर से
फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, एक बार और। तो फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस का रिएक्शन क्या था? रिएक्शन था Z प्रोटॉन्स कंबाइंड विद क्या? A minus Z neutrons give XAZ plus energy. तो गिव XAZ प्लस बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। Yes sir. अब आगे से हम जो बाहर निकली एनर्जी उसको बाइंडिंग एनर्जी ही बोलेंगे, क्योंकि अब हम डिस्कस कर चुके हैं इसको। ओके, अब आप ऐसे लेट कर लो, लेट मास ऑफ वन प्रोटॉन इज इक्वल टू mp। हम सिंबल mp का यूज करेंगे टू रिप्रेजेंट द मास ऑफ अ सिंगल प्रोटॉन। सिमिलरली द मास ऑफ वन न्यूट्रॉन वी विल रिप्रेजेंट दैट यूजिंग द सिंबल mn। ये सब सबस्क्रिप्ट्स में है, छोटा p छोटा n। So what is mp? mp is the mass of a single proton, mass of one proton. mn is the mass of one neutron. और ये जो न्यूक्लियस बन के आया है आपका, इसका मास आप बोलो मास ऑफ न्यूक्लियस XAZ is equal to mx. So what is mp? Mass of one proton. What is mn? Mass of one neutron. Mass of one neutron. And what is mx? Mass of Yes, nucleus. XAZ. ठीक है, अब इतना हमने मास का जिक्र कर लिया, तो लेट अस राइट दिस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ मास अगेन। तो यहाँ पर कितने प्रोटॉन्स कंबाइन हुए हैं? Z प्रोटॉन्स। Z. अगर Z प्रोटॉन्स हैं, द मास ऑफ वन प्रोटॉन इज mp, सो व्हाट इज द मास ऑफ Z प्रोटॉन्स? ZmP। ZmP. तो लिखो इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ मास। तो लिखेंगे ZmP। कितना मास हो गया ZmP? यहाँ पर कितना मास हो जाएगा? A माइनस Z A क्या? minus Z mn. बिल्कुल। अगर हम मास के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऊपर वाली फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस की इक्वेशन को, तो क्या लिखा हमने? कितना मास कंबाइन हो रहा है? ZmP प्लस ZmP plus A minus Z mn. mn। बिल्कुल। और ये देगा आपको क्या? ये देगा आपको mx X. प्लस बाइंडिंग एनर्जी। mx. Yes yes. कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? सर No, एक न्यूक्लियस का XAZ होगा ना, तो टोटल तो एक ही XAZ न्यूक्लियस, एक ही into है ना? न्यूक्लियस तो एक ही है, ये एक ही न्यूक्लियस है। अच्छा ठीक है ठीक ये एक ही न्यूक्लियस है भाई, एक ही न्यूक्लियस है, एक ही न्यूक्लियस है। ठीक है। तो यहाँ पर हम ये बोल रहे हैं कि इन टर्म्स ऑफ मास ZmP कितना मास कंबाइन हुआ? ZmP प्लस A माइनस Z mn इतना मास कंबाइन हुआ, और हमको मिलता है एक न्यूक्लियस जिसका मास है mx, और साथ में कुछ एनर्जी निकलती है। ठीक है, अब यहाँ से आपको शायद एहसास हो रहा होगा कि जो मास कंबाइंड है, मास कंबाइंड वो कितना है? ZmP प्लस A माइनस Z mn। कितना मास कंबाइन हुआ? ZmP प्लस A माइनस Z mn। A minus Z. और जो मास पैदा हुआ, मास obtained, वो कितना हुआ? mx। हाँ mx. ठीक है, अब हुआ क्या है ना, होता क्या है, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है। अब होता क्या है, देखो हमको लगता है कि सारे के सारे प्रोटॉन्स के मास को जोड़ देंगे, सारे के सारे न्यूट्रॉन्स के मास को जोड़ देंगे, तो क्योंकि वही तो जा रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर, वही तो न्यूक्लियस के अंदर घुस रहे हैं जाके। तो लॉजिकल थिंकिंग हमको ये बताती है कि इसका जो मास होना चाहिए, न्यूक्लियस का जो मास होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए? ये प्लस ये। Yes, sir. Yes sir. लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी निकल रही है। हाँ, तो ऐसा देखा गया कि आइंस्टाइन का जो मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन है, उससे हम यहाँ पर ये बता सकते हैं कि कुछ मास यहाँ पर डिसअपियर हो गया इस रिएक्शन के दौरान, कुछ मास गायब हो गया। किस रूप में गायब हो गया? एनर्जी के रूप में गायब हो गया। तो ये बात ध्यान रखनी है। तो एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया? एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट द न्यूक्लियर मास, या फिर द मास ऑफ अ न्यूक्लियस, द मास ऑफ न्यूक्लियस इज लेस देन या ग्रेटर देन? is less It's than less than. the sum of masses of protons and neutrons। ये एक बड़ी कमाल की चीज देखी गई कि जो न्यूक्लियस का मास है वो
सम ऑफ मासेस ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स से कम है. द मास ऑफ न्यूक्लियस इज लेस देन द सम ऑफ मासेस ऑफ प्रोटॉन्स एंड Protons, neutrons. न्यूट्रॉन्स. यानी कि दैट इज mx इज लेस देन क्या? ZMP plus A minus ZMN. हाँ. The mass of nucleus is less than the sum of masses of the constituent protons and neutrons. Neutrons. ठीक है. So what is the difference in कौन बड़ा है कौन छोटा है? जो ओरिजिनल मास ऑफ रिएक्टेंट है वो बड़ा है. हाँ. Yes, sir. Yes, sir. जो डिफरेंस इन मास है वो क्या होगा? बड़ा माइनस छोटा, यानी कि ZMP प्लस क्या? A minus ZMN माइनस minus क्या? MX. mx. So this is the difference in mass. इसे बोलते हैं मास डिफेक्ट. This difference is called mass defect. This difference is called क्या? Mass defect. मास डिफेक्ट. मास डिफेक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है इस चैप्टर का. क्वेश्चन यहां से आने की लाइक्लीहुड काफी ज्यादा है, तो इसको अच्छे से समझना है हमको. तो हम बात ये बोल रहे हैं कि जब न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है उस दौरान मास डिफेक्ट आ जाता है. क्यों? क्योंकि कुछ मास गायब हो जाता है. सम मास डिसअपियर्स इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी in accordance with Einstein's mass energy equivalence relation. तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डिफाइन मास डिफेक्ट. वैसे तो हम समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार दोबारा लिख लेते हैं. डिफाइन मास डिफेक्ट. तो आप क्या लिखोगे इसमें कि इट इज द डिफरेंस इन बिटवीन mass of nucleus and sum of masses of क्या and क्या? Neutrons and protons. Define mass defect. It is the difference between the mass of nucleus and sum of masses of protons and neutrons constituting the nucleus. This is the mass. This is the mass which disappears in what form? Energy. Energy. This is the mass. ये किसने कहा था कि मास एनर्जी बन सकता है? आइंस्टाइन ने. Einstein. This is the mass which disappears in the form of कौन सी एनर्जी? Binding energy. Binding energy. कब? During the formation of Nucleus. yes, during the formation of nucleus. It is the difference between the mass of nucleus and sum of masses of protons and neutrons constituting the nucleus, and it is a mass which disappears in the form of binding energy in the formation of nucleus. इसका सिंबल हम लेते हैं डेल्टा m. डेल्टा m is the symbol for mass defect. So यहाँ पे आप लिख सकते हो डेल्टा m is equal to क्या लिखेंगे? ZMP plus A minus ZMN minus MX. minus mx. ये mx क्या है? mx is the mass of Mass nucleus. of the nucleus. Mass of nucleus. mx is the mass of nucleus. What is z? Z is atomic number. Atomic number. What is capital A? Capital A is mass number. Mass number. लिख लेते हैं इसको भी. Z is atomic number. What is the atomic number of carbon? Atomic number of carbon. 10. 6. 6.
एक सर atomic number of nitrogen 14 नहीं 7 7 7 आप लोग मास नंबर्स रिपोर्ट कर रहे हो 12 और 14 बोल के। एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन 8 गाड़ी ट्रैक पे आ गई अब। एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 1 हीलियम 2 2 लिथियम 3 3 ठीक है, बहुत बढ़िया। आई थिंक दैट्स सफिशिएंट। एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम, हीलियम कैसी गैस है? नोबल गैस नोबल गैस है, वेरी गुड। इनर्ट भी कहते हैं उसको, नहीं। ठीक है। ओके, व्हाट इज कैपिटल? कैपिटल इज मास नंबर, mass number फाइन। व्हाट इज दिस डेल्टा एम? डेल्टा एम इज मास डिफेक्ट, mass different बिल्कुल, काफी इंपॉर्टेंट है ये, तो उसको लिख लो इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, तो ये हो गया हमारा मास डिफेक्ट की बात। अब जरा इसको यूज करते हैं, देखो, यूजिंग आइंस्टाइंस मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन, using Einstein's mass energy equivalence relation. What is the formula? E equal to mc square 2 Equal to mc mc square square. यहाँ पर कौन सी एनर्जी निकली है? बाइंडिंग एनर्जी। binding energy ये बाइंडिंग एनर्जी जो निकली है इज इक्वल टू, यहाँ पर कौन सा मास गायब हो गया? डेल्टा एम। yes sir तो हमने E इक्वल टू एम सी स्क्वायर में E की जगह क्या डाला? बाइंडिंग एनर्जी, binding और M की energy जगह क्या डाला? डेल्टा एम, mass मास डिफेक्ट। एब्सोल्युटली। सो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर के अंदर what have we substituted for capital E? Binding energy. binding energy And which mass has resulted in binding energy? Mass defect. mass different यानी कि Mass binding defect. energy is a direct consequence of mass defect, right? yes yes sir तो ये आ गया फॉर्मूला किसका? बाइंडिंग एनर्जी का। binding energy binding energy Now what is the formula of delta M? ZMP plus plus a minus zmn minus mx बिल्कुल, ये हमने कम से कम 5 से 10 बार लिख लिया है अभी अभी में, तो ये दिमाग में आई थिंक जाने लगा होगा। yes sir ठीक है, तो अगर कुछ समझ ना आए पेपर के अंदर तो ये तो लिख के आ ही जाना न्यूक्लियस के चैप्टर के अंदर। दे विल नो दैट यू नो समथिंग। यूजिंग आइंस्टाइंस मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन, बाइंडिंग एनर्जी आ गया डेल्टा एम सी स्क्वायर, और हमने उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया तो आ गया जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम एक्स इंटू सी स्क्वायर। अब जैसे कि हमने ऊपर देखा था कि अगर हमारे पास एक्स ए जेड क्या है, इसे क्या बोलते हैं? बोलते हैं न्यूक्लियस, राइट? yes sir इसके ऊपर अगर आपने बाइंडिंग एनर्जी डाला तो क्या मिलता है? जेड प्रोटॉन्स प्लस z proton और a minus z neutron ए माइनस जेड न्यूट्रॉन्स मिलते हैं हमको, ठीक है? यानी कि हम न्यूक्लियस को जोड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं? disintegrate डिसइंटीग्रेट कर रहे हैं, यानी कि न्यूक्लियस को ब्रेक अपार्ट कर रहे हैं, है ना? yes sir मान लो कि बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है, ऐसा मान के चलते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो क्या इसको तोड़ने में बहुत ताकत लगानी पड़ रही है? easy नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं कि अगर बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू बहुत बड़ी है, ठीक है, ऐसे केस ले लेते हैं एक कि बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू बहुत ज्यादा है। अगर बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो इसको ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही है, राइट? yes yes यानी कि ये न्यूक्लियस स्टेबल न्यूक्लियस है, टूटना नहीं चाहती है। तो इसका मतलब ये हुआ yes sir कि अगर बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू बड़ी होगी किसी न्यूक्लियस के लिए, अगर बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू बड़ी होगी, दैट मीन्स वो न्यूक्लियस स्टेबल होगी, ठीक है? yes Yes, sir sir. हायर द वैल्यू ऑफ क्या? binding energy binding हाँ, energy हायर द वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस, हायर इज द binding energy of a stability nucleus ना ना ना, आगे हायर इज द stability
स्टेबिलिटी ऑफ दैट न्यूक्लियस, nucleus. क्योंकि बहुत ताकत लगानी पड़ रही है, बहुत एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है उस न्यूक्लियस को डिसइंटीग्रेट करने में, आसान नहीं है ये। हायर द वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, हायर इज द स्टेबिलिटी ऑफ दैट Stability of nucleus. तो क्या हम बोल सकते हैं कि what is the significance of binding energy? The value of binding energy tells us about the stability of a nucleus. Question is, what is the significance of binding energy value? Binding energy जो है, it is a measure of stability बताता है ये. It is a measure of क्या? Stability of nucleus. Stability of the nucleus. अगर बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम है किसी न्यूक्लियस की, तो वो न्यूक्लियस स्टेबल है अनस्टेबल है? Unstable. अनस्टेबल है. It is a measure of stability of nucleus. अब इसके बाद एक टर्म डिफाइन किया जाता है जिसे हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. आप लोगों के स्कूल में हो गया ये सब बाइंडिंग एनर्जी वगैरह? No, sir. हो गया सर. अच्छा, ठीक है. टॉपिक क्या है? बाइंडिंग एनर्जी पर Binding energy per per nucleon. हम nucleus. बाइंडिंग एनर्जी तो जानते ही हैं, न्यूक्लियन भी जानते हैं. तो सिंपल सा है कि अगर आपके पास बाइंडिंग एनर्जी है, उसको आपने नंबर ऑफ न्यूक्लियन से डिवाइड कर दिया, तो क्या मिल जाएगा? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. बात समझ में आ रही है? Yes, sir. sir. बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज नथिंग बट बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय Number of nuclei. नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स. किसी भी न्यूक्लियस के अंदर जो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होते हैं उसे बोलते हैं मास नंबर, है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये हो गया बाइंडिंग एनर्जी अपॉन क्या? मास नंबर. और मास नंबर का सिंबल क्या होता है? Z या A? A. 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 टॉपिक का नाम क्या है? Binding Binding energy per nucleon. हाँ, अब देखो ध्यान से, यह है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, यानी कि फॉर वन न्यूक्लियन. तो आप बोलोगे कि इट इज द एवरेज एनर्जी. जैसे कि यहाँ पे था ना कि अगर आपको न्यूक्लियस के एकदम खत्म करना है, न्यूक्लियस को बिल्कुल टीयर अपार्ट करना है, सारे के सारे प्रोटॉन्स अलग और सारे के सारे न्यूट्रॉन्स अलग, तो आपको बाइंडिंग एनर्जी देनी पड़ेगी. बट अगर आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर से सिर्फ और सिर्फ एक पार्टिकल निकालना है, एक प्रोटॉन या फिर सिर्फ एक न्यूट्रॉन, तो आपको देनी पड़ेगी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, So it sir. is the average energy. It is the average energy required. It is the average energy required to extract a single क्या? Nucleon from a nucleus. टॉपिक क्या है? Binding energy per Binding Binding nucleus. energy per per nucleon. nucleon. बिल्कुल. अच्छा, बाइंडिंग एनर्जी का सिग्निफिकेंस क्या होता है? Measure of This is stability of stability nucleus. बिल्कुल. अब देखो, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, तो आप ये भी लिख के आओगे और ये जो ऊपर वाली बात लिख के आइए, इसको भी लिख के आओगे, तो आपके एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि अच्छा, आपको पूरी बात पता है. आपको सिर्फ ये नहीं पता कि स्टेबिलिटी बताता है, ये स्टेबिलिटी का क्या लिंकेज है आपको ये भी पता है. तो आप ऐसे भी लिख सकते हो ना इनफैक्ट कि बाइंडिंग एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? stability. Stability. हायर द वैल्यू बाइंडिंग एनर्जी, ग्रेटर इज द Stability. बिल्कुल. वो टूटना ही नहीं चाहती. अगर बहुत ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी है तो न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होना ही नहीं चाहती. And what is binding energy per nucleon? It is the average energy required to extract a Single nucleon from a single. nucleus. Exactly. And इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है? फॉर्मूला है बाइंडिंग एनर्जी अपॉन कैपिटल ए, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स. एग्जैक्टली. तो आता है बाइंडिंग एनर्जी अपॉन कैपिटल ए की वैल्यू के बराबर. इसका कोई सिंबल नहीं है सच, है ना? तो दिस इज इक्वल टू, या ऐसे लिख सकते हो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज इक्वल टू इतना.
ठीक है, एक ही बात है वैसे तो, दिस इज वन एंड द सेम थिंग. तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बाइंडिंग एनर्जी? डेल्टा एम सी स्क्वायर. डेल्टा MC स्क्वायर. डेल्टा ये डेल्टा एम क्या चीज है? मास डिफेक्ट. Mass मास defect. इफेक्ट. ठीक है. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेल्टा एम? जेड एम पी Plus A minus ZMN minus माइनस MX. X. MX. बढ़िया. इनटू क्या? इनटू सी स्क्वायर अपॉन कैपिटल. C स्क्वायर. यस. अपॉन कैपिटल. ये कैपिटल है क्या चीज है? एटॉमिक नंबर, मास Atomic नंबर. number. Mass No, number. no, no, Atomic no. Mass. number. Mass. Resist the temptation to say atomic number and say mass Atomic number. number. Mass. मन करेगा बोलने का, ए को एटॉमिक नंबर बोलना है मास नंबर. तो इस तरीके से हमने लिखा अबाउट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन. ये आ गया इसका बड़ा सा फॉर्मूला. अच्छा, चले आगे. Yes sir. Yes, sir. अब एक काम करते हैं, एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं आप लोगों को करवा देता हूँ, तो गेट एन आइडिया कि हाउ टू गो अबाउट दिस थिंग. तो एक क्वेश्चन लिखो. क्वेश्चन ये है कि ऑब्टेन द बाइंडिंग एनर्जी of a nitrogen nucleus. Obtain the binding energy of a nitrogen nucleus. नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 7. 7. और मास Yes, नंबर sir. 4. एटॉमिक नंबर 7 और मास नंबर 14. 14. ऑब्टेन क्या निकालना है? Binding energy. किसकी? Nitrogen molecule. nucleus की. नहीं, nitrogen nucleus. नाइट्रोजन न्यूक्लियस की. तो यहाँ पर आपको निकालना है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन न्यूक्लियस, जो जिसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है? ऊपर 14 नीचे 7 और यहाँ पे कैपिटल N. ठीक है. और ये क्या दे रखा है? ये क्या लगता है? ये क्या होगा? ये है उसका मास. ये mx है ना, mx. ये mx है तरीके MX. Yes, sir. और इस चैप्टर में मास की यूनिट क्या लेते हैं? U. तो ये जो न्यूक्लियस नाइट्रोजन की न्यूक्लियस का मास है दे रखा है 14.00307 U. ये U क्या है? U है AMU, एटॉमिक मास यूनिट. सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एनसीईआरटी. इसका अंदर क्या मांग रहा है आपसे? Binding energy. हाँ, और साथ में आपको गिवन है, ये गिवन है और आपको गिवन है MP. व्हाट इज MP? Mass of proton. मास ऑफ प्रोटॉन. ठीक है. तो आपको MP गिवन नहीं है एक्चुअली, आपको गिवन है MH. ये MH क्या होता है? मास ऑफ हाइड्रोजन एटम. मास ऑफ हाइड्रोजन एटम. आपको ये गिवन है कितना? ये गिवन है आपको 1.007825 U. और आपको गिवन है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 0.000548 U. देख लो कितना घटिया डेटा है. Yes sir. Yes, sir. ऐसा ही डेटा मिलता है, तो इसलिए जरूरी है घर पे प्रैक्टिस करके जाना है ऐसे सवालों को. होते सवाल आसान है, इट इज जस्ट कि इसके जो डेटा है वो टेलीफोन नंबर की तरह दिखते हैं. तो अगर हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो इट विल बी फाइन. थोड़ा सा ही कैलकुलेशन होता है इसके अंदर इवेंचुअली. एंड MN, व्हाट इज MN? Mass of neutron. मास ऑफ न्यूट्रॉन. सो ये आपको दे रखा है 1.008665 U. एंड दैट्स इट. आपको इतना दे रखा है. तो आपको निकालना है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन न्यूक्लियस. इसको करते हैं अटेम्प्ट. लेट अस सी हाउ टू गो अबाउट इट. काफी सिंपल सवाल है, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है. अब ये बताओ कि बाइंडिंग एनर्जी कब निकलती है? जब न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है. Yes sir.
Yes, Yes, sir. sir. तो यहाँ पर कौन सी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो रहा है? नाइट्रोजन न्यूक्लियस. Nitrogen. हाइड्रोजन न्यूक्लियस Nitrogen. का फॉर्मेशन हो रहा है. तो लिखेंगे न्यूक्लियर रिएक्शन फॉर फॉर्मेशन ऑफ क्या? नाइट्रोजन न्यूक्लियस. नाइट्रोजन न्यूक्लियस. Nitrogen nucleus. न्यूक्लियर रिएक्शन फॉर फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन न्यूक्लियस. तो हमने पढ़ा था ना कि Z प्रोटॉन्स प्लस A माइनस Z न्यूट्रॉन्स गिव्स, है ना? यस सर. Yes, sir. तो यहाँ पर कितने प्रोटॉन्स कंबाइन हो रहे हैं? 7 प्रोटॉन्स दिख रहे हैं? यस सर. Yes, sir. बोलोगे यहाँ पर 7 प्रोटॉन्स कंबाइन हो रहे हैं किसके साथ? Protons. यहाँ पर देखो 7 प्रोटॉन्स है Mass of protons. और 14 माइनस 7 न्यूट्रॉन्स है. Yes, sir. 7 neutrons. यहाँ पर कितने न्यूट्रॉन्स हैं? 7. 7. कैसे आया? ये वाला 7 तो नहीं है? माइनस 14 minus minus 7. 7. फिर ठीक है. A minus 7 Z. ठीक है. A माइनस Z है एग्जैक्टली. 7 प्रोटॉन्स प्लस 7 न्यूट्रॉन्स विल गिव यू N14 7 न्यूक्लियस प्लस Be Binding energy. binding energy. Very nice. So हमको निकालना है बाइंडिंग एनर्जी. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बाइंडिंग एनर्जी? Delta M C Delta square. MC square. डेल्टा एम सी स्क्वायर. वेरी नाइस. व्हाट इज डेल्टा एम? Mass defect. Mass Mass defect. बहुत बढ़िया. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मास डिफेक्ट? ZMP. ZMP. ZMP plus A minus ZML plus MX. हाँ? नहीं, minus MX. हाँ. तो ये आ जाएगा. यहाँ पर Z कितना है? Z Seven. 7. 7. ठीक है. तो यहाँ आएगा 7 MP प्लस 7 MN. ये क्लियर है? Yes, sir. Yes. Yes. माइनस द मास ऑफ कौन सी न्यूक्लियस? नाइट्रोजन न्यूक्लियस. Nitrogen nucleus. Nitrogen nucleus. मल्टीप्लाइड विद क्या? C स्क्वायर. ठीक है. अब ये जो ये है ये क्या है? ये क्या चीज है? Mass of proton. Mass of proton. proton. अब हमको क्या इस लिस्ट के अंदर MP गिवन है? No. नहीं तो No, sir. हमको गिवन है MH और ME. ये MH क्या है? मास ऑफ हाइड्रोजन. Hydrogen. तो अगर हाइड्रोजन है हमारे पास, देखो ध्यान से, अगर हमारे पास हाइड्रोजन है, ये है हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है. हम जानते हैं कि उसकी न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन होते हैं? 1 प्रोटॉन. 1. और Yes, sir. बाहर घूम रहा होता है 1 इलेक्ट्रॉन. Electron. ये सब हमने कहाँ पढ़ा था? इन एटम्स चैप्टर. तो Yes. क्या हम कह सकते हैं कि MH बराबर क्या प्लस क्या? MP प्लस ME. Yes, sir. MH बराबर MP plus ME. MP plus ME. हमारी नीड क्या है? MP की है नीड. MP. तो Yes. MP बराबर MH MH माइनस ME. ME. तो यहाँ पर आपको ये MH भी दे रखा है और ME भी दे रखा है, तो इसको पुट करना पड़ेगा यहाँ पर. तो बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू 7 ब्रैकेट ओपन क्या? MH माइनस ME प्लस 7 MN माइनस M मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ नाइट्रोजन मल्टीप्लाइड विद C स्क्वायर. अब जरा वैल्यूज पुट करते हैं. तो मेरे को बताओ कि यहाँ पर आपको मास ऑफ हाइड्रोजन कितना गिवन है? मास ऑफ हाइड्रोजन 1.007825 U. 1.007825 U. सारी बातें U में हो रही हैं, ठीक है. ME कितना है? 0.000548. 548. ठीक है. प्लस 7 इंटू क्या? 1.008665. 1.665. ठीक है. माइनस मास ऑफ नाइट्रोजन न्यूक्लियस, वो कितना है? Sir, 14.00307. करेक्ट. ये सारी की सारी कहानी चल रही है किस यूनिट में? Atomic mass unit U. यू में चल रही है. यानी कि सब कुछ घटा के जो भी आएगा प्लस करके ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके यू में आ जाएगा. ठीक है ना? Yes, sir. Yes. तो मैंने यहाँ पे जानबूझ के यहाँ पे यू लिख दिया और फिर उसके बाद क्या मल्टीप्लाई कर दिया? C स्क्वायर. C square. ठीक है. क्या हमने पढ़ा था
कि 1 U होता है आपने U 931, क्यों लिखा? क्योंकि सारा का सारा मामला जो U में चल रहा है ना, ये सब कुछ, यस ये सारी की सारी जो क्वांटिटीज हमने सब्स्टिट्यूट करी है ये सब U में चल रही हैं, इस वजह से हमने यहाँ पे U डाल दिया है, क्योंकि U में आएगा रिजल्ट। और हमने पढ़ा था 1 U होता है 931.5 MeV स्ट्रोक C स्क्वायर। C स्क्वायर। Yes, Yes. sir. तो इस वैल्यू को आप U के जगह पे पुट कर दोगे। अच्छा ये बताओ जरा कि व्हाट इज द फॉर्मूला MP इज इक्वल टू MH माइनस ME। MH माइनस ME। अगर हम ध्यान से देखें तो MH की वैल्यू है 1.007825 U और ME की वैल्यू है 0.000548 U, यानी कि ME MH से बहुत छोटा है। Yes, sir. Mass sir. of electron is very less than mass of H, the hydrogen Yes. atom. तो going Yes, forward आप लोग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को नेग्लेक्ट कर सकते हो, ये अलाउड है आपको, इस क्वेश्चन में हम डाल रहे हैं। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड ऐसा भी हो सकता है कि किसी क्वेश्चन के अंदर आपको डायरेक्टली MP दे दे या फिर MH दे दे, ME ना दे। अगर ME नहीं देगा तो दैट मीन्स यूर ट्राइंग टू से कि ME इतना छोटा है उसके सामने कि जस्ट फॉरगेट अबाउट इट, ठीक है। फिर हम MP क्या लेंगे? Yes. तो MP MH ले लेंगे उस केस में, क्योंकि ME जो है वो ना के बराबर है, तो MP और MH इक्वल आ जाएंगे ना उस केस में, क्योंकि अगर ME को 0 मान लोगे तो आप तो Yes sir. देखो, अगर आपको ME गिवन नहीं है तो आपको घर से याद करके नहीं जाना है, ये है ना, ये ऐसे घटिया नंबर याद करके नहीं जाना है आपको घर से। ओके, तो यहाँ पर ये सब कुछ करने के बाद हम बाइंडिंग एनर्जी निकालने किसका, नाइट्रोजन। Nitrogen nucleus. हाइड्रोजन न्यूक्लियस का। तो चलो मैं कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूँ, तो 1.07825 माइनस 0.000548 इज इक्वल टू, ये इतना आ गया, इंटू 7 कर देते हैं। सो दिस इज 7.050939, 7.05 क्या था, 7.05030939 ठीक है। उसके बाद है प्लस 7 इंटू दैट, बहुत ही अजीब, 7 इंटू 1.008665, दिस इज 7.060, 7.060 क्या है ये, 655 655 माइनस 14.00307, ये हम जो भी कर रहे हैं इसका यूनिट क्या आएगा, U आएगा। U। U. और U कितना होता है, U होता है 931.5 MeV स्लैश, जब आप इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करोगे तो स्लैश C स्क्वायर और C स्क्वायर कट जाएगा आपस में, Yes. Yes, sir. Yes, यानी sir. कि इंटू 931.5 करते ही आपको आंसर मिलेगा मिलियन EV में। बात में आ रही है? Yes sir. Yes, Yes, sir. sir. हाँ, तो ये दिस इज व्हाई वी हैव स्टडीड दिस पर्टिकुलर डेटा प्रीवियसली। जैसे कि हम न्यूमेरिकल्स में जब भी बाइंडिंग एनर्जी हम कैलकुलेशन करेंगे दैट टाइम, क्योंकि हमारे पास मासेस सारे के सारे AMU में U में होंगे, तो वहां पर हम इसको एज इट इज पुट करके C स्क्वायर का नलिफिकेशन करवा देंगे। इसको अगर हम करते हैं कैलकुलेट, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एक सेकेंड, 0939 होना चाहिए, 0939। लेट अस ऐड दिस नंबर, लेट अस सी कि कितना आता है ये, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि होता कितना है। 7.050939 प्लस 7.060655 माइनस क्या, 14.00307. करेक्ट, तो ये आ जाएगा 0 पॉइंट, देखो मास डिफेक्ट आ गया, ये 0.108524, 0.108524, इसकी यूनिट क्या है, U। तो इंटू कर दिया आपने 931.5। हम क्वेश्चन में निकालने की कोशिश क्या कर रहे हैं, Binding Binding energy. बाइंडिंग एनर्जी किसकी, नाइट्रोजन न्यूक्लियस। Nitrogen nucleus. करेक्ट। कितना आया, 101 मिलियन Yes. इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो एग्जामिनेशन में ऑनेस्टली ऐसी कैलकुलेशन करना एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग अफेयर है, तो इस वजह से ऐसे क्वेश्चंस को पार्क करना चाहिए आपको एग्जाम में, और बिल्कुल लास्ट में जब आप सब कुछ कर लो उसके बाद ही करना चाहिए। बाकी इफ यू आर कंफर्टेबल यू कैन गो अहेड विद इट, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, आप देख पा रहे हो कि ये जो डेटा है, ये डेटा, ये गेम चेंजर है यहाँ पर, क्योंकि अगर आपने इसको गलत निकाल दिया तो पूरा खेल बिगड़ जाएगा।
और यहाँ देख रहे हो 7.050939 7.06 यहाँ पे एक्यूरेसी बड़ी मैटर करती है, क्योंकि अगर आपकी कैलकुलेशन गलत हो रही है तो यहाँ पे पंगा हो जाएगा, ये येलो वाला डेटा गलत आ जाएगा। तो यू हैव टू बी बिट नहीं, काफ़ी केयरफुल होने की जरूरत है यहाँ पे आपको। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ मच इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन न्यूक्लियस। वन 101.09, ठीक है। अब हम ना, मैं आप लोगों को एक दे रहा हूँ होमवर्क क्वेश्चन, वो आप घर पे करना। तो लिखो क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी का ही है। obtain the binding energy of, अच्छा ये पता है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर, पीरियोडिक टेबल पता है ना क्या होता है? Yes. ठीक है। पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे स्टेबल एलिमेंट कौन सा है? पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे स्टेबल एलिमेंट, सबसे स्टेबल है Fe, आयरन। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है आपको, यानी कि आयरन की बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि बाइंडिंग एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। Yes, sir. Yes, sir. यानी कि लोहे की, आयरन की बाइंडिंग एनर्जी होती है सबसे ज्यादा। देखते हैं, तो ऑब्टेन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ आयरन, न्यूक्लियाई ऑफ आयरन। आयरन का सिंबल क्या होता है? Fe। Fe. Fe. आयरन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर, आप लोगों को आयरन पढ़ाया जाता है केमिस्ट्री के अंदर, डी ब्लॉक के अंदर, 3D सीरीज के अंदर, ये याद होनी चाहिए सब चीजें। तो यहाँ पे होता है 26 का मास नंबर 56, ये सब याद कर लो। केमिस्ट्री में नहीं किया तो फिजिक्स में याद कर लो इसको। और 26 वाले का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना भी आपको आना चाहिए, एक बार केमिस्ट्री में देखना कि कैसे बताते हैं उसको। ऑब्टेन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ आयरन Fe 5626। आपको गिवन क्या है? आपको गिवन है मास ऑफ आयरन न्यूक्लियस 5626 इज इक्वल टू, ये है 55.934939। इसकी यूनिट क्या होगी? यू। You. और आपको क्या क्या चाहिए? आपको चाहिए मास ऑफ हाइड्रोजन दे रखा है इन लोगों ने 1.00, क्या था ऊपर? 1.007825 यू। और यहाँ पर आपको दे रखा है मास ऑफ न्यूट्रॉन, आपको क्या नहीं दे रखा है यहाँ पर? Mass of electron. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं दे रखा है, यानी कि MP क्या होगा? MH। MH. Yes, sir. ठीक है, 8665, ये क्या दे रखा है? ये है मास ऑफ न्यूट्रॉन। Neutron. ठीक है, और आपको बस ये दे रखा है, तो ये निकालना है ऑब्टेन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। और लिखो ऑल्सो फाइंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर Fe। तो आपको दो चीजें निकालनी है, क्या क्या? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस Binding एंड energy or binding energy per पर nucleon. न्यूक्लियस। अगर आपने बाइंडिंग एनर्जी निकाल ली तो उस बाइंडिंग एनर्जी को बस आपको 56 से डिवाइड करना होगा, क्या निकालने के लिए? Binding energy per nucleon. पर न्यूक्लियन। क्योंकि यहाँ पे हमने सीखा था ना कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज नथिंग बट बाइंडिंग एनर्जी डिवाइड बाय कैपिटल A, मास नंबर। Mass number. You don't have to redo all the calculations. If you get the value of binding energy, simply divide it by the mass number of that nucleus and you are done with regards to binding energy per nucleus, per nucleon. ठीक है? Yes, sir. इस क्वेश्चन Yes, sir. का आंसर आप लिख लो। आंसर जो आ रहा है बाइंडिंग एनर्जी का, और किसका? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का। कौन सी न्यूक्लियस का? Iron. Fe. Iron Iron. nucleus. नहीं, हाँ, iron nucleus. बाइंडिंग एनर्जी आती है इसकी 492.3
बताओ बाइंडिंग एनर्जी की यूनिट क्या लगाई थी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में? MeV. MeV. What is M? Mass. Million. Million. M is million. M is Mega. million. या फिर मेगा 10 की पावर 6. एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर आता है इसका 8.79. 8.79. पीरियोडिक टेबल का सबसे स्टेबल एलिमेंट कौन है? Iron. Iron. और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? Fluorine. फ्लोरीन. Fluorine. बहुत बढ़िया. वेरी नाइस. तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी हम करते हैं संडे को. ठीक है? Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Okay guys, thank you very Thank you, much. sir. Bye bye. Good night. Thank you, Thank you. sir. Good night. Good night, sir. Good night, sir.